U57 हिंदी। सबसे पहले खदान का डिजाइन आया। इस विशाल खदान को पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करना था, पहाड़ों को जोड़ना था, साथ ही संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ और कार्यात्मक रूप से पूर्ण संरचना प्रणाली की स्थापना भी करनी थी। किन पहाड़ों से खनन करना है और उन्हें कैसे जोड़ना है, कौन सी संरचनाएं बनानी है तथा उनका लेआउट कैसे बनाना है, ये सभी विचारणीय बातें थीं। मोहुआ ने सबसे पहले पिछली पीढ़ियों के मानचित्रों के अनुसार दक्षिण यू शहर के आसपास की विभिन्न खदानों की संरचना का अध्ययन किया। फिर उन्होंने कुछ कुलीन कुलों और संप्रदाय के बुजुर्गों की राय मांगी। इन बुजुर्गों के कुलों या संप्रदायों में खनन उद्योग भी थे। उन्होंने ताऊ खेती से संबंधित व्यवसायों का प्रबंधन किया था, खदानों की रक्षा की थी या खदान निर्माण में भाग लिया था। जब मोहुआ ने उनसे पूछा तो उन्होंने कोई रहस्य नहीं बताया। वे न केवल गरीब खनन कृषकों के लिए कल्याण की योजना बनाना चाहते थे, बल्कि वे लाश राजा को दबाने और लाश के खतरे को खत्म करने के लिए मोहुआ के प्रति आभारी भी थे। एक बार जब मोहुआ खदान संरचना से परिचित हो गया तो उसने एक बड़े संरचना आरेख का मसौदा तैयार करने में कई दिन बिताए। खदान के भीतर किसी बड़े ढांचे की न तो कोई आवश्यकता थी और न ही इसका उपयोग करना संभव था। बड़े आकार के फॉर्मेशन भव्य और एक समान होते हैं, जबकि खदान में संरचनाएं खंडित होती हैं। उन्हें विभिन्न कार्य करने चाहिए और यथासंभव सरल, ठोस और टिकाऊ होने चाहिए। क्षतिग्रस्त होने पर भी उनकी मरम्मत आसान होनी चाहिए। यदि एक बड़े फॉर्मेशन का उपयोग किया गया और वह टूट गया तो मोहुआ के जाने के बाद शायद ही कोई उसे ठीक कर सके। इसलिए खदान के भीतर की संरचनाएं केवल मिश्रित संरचनाओं का समूह थीं, जिनमें कुछ बुनियादी उपयोग वाली एकल संरचनाएं भी शामिल थीं। सरल, मौलिक तथापि व्यावहारिक। फिर भी कार्यभार कम नहीं था। इसके अतिरिक्त मोहुआ ने इन असमान संरचनाओं को सुव्यवस्थित और अनुकूलित करने के लिए 5 तत्वों की उत्पत्ति और संयम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए 5 तत्वों के वध दानव महान संरचना की अंतर्निहित संरचना को एकीकृत किया। उन्होंने संरचनाओं को अधिक स्पष्ट और संक्षिप्त बनाया, साथ ही कुछ अनावश्यक संरचनाओं को हटा दिया, जिससे लागत में कुछ कमी आई। खदान में बड़ी संख्या में संरचनाओं का उपयोग किए जाने के बावजूद उनकी जटिलता अधिक नहीं थी। मोहुआ को अपना काम मिस्टर जुआंग को दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने बस उसे बाय जिक्सी के सामने पेश कर दिया। दोनों ने मिलकर फॉर्मेशन पैटर्न की समीक्षा की, फॉर्मेशन पिवोट्स को व्यवस्थित किया और किसी भी चूक को दूर करने के बाद डिजाइन को परफेक्ट बनाया। इसके बाद उन्होंने इसे ताओवादी न्यायालय के प्रशिक्षण मास्टर्स के समक्ष परामर्श हेतु प्रस्तुत किया और कुछ चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया। यद्यपि वहां अनेक संरचनाएं थीं, मोहुआ संरचनाओं को चित्रित करने में अपनी गति के बावजूद अभी भी सिर्फ एक व्यक्ति था और उन सभी को चित्रित नहीं कर सकता था, इसलिए उसे ताओवादी न्यायालय के इन गठन मास्टर्स की मदद की आवश्यकता थी। वे सभी मदद करने के लिए सहमत हो गए। मोहुआ के जाने के बाद एक वृद्ध फॉर्मेशन मास्टर ने प्रशंसा में कहा, यह फॉर्मेशन अच्छी तरह से बनाया गया है। एक युवा फॉर्मेशन मास्टर ने संदेह व्यक्त किया, लेकिन ये सभी सामान्य फॉर्मेशन है, बस औसत है ना? बूढ़े फॉर्मेशन मास्टर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या पता? सबसे मुश्किल काम तो सामान्य फॉर्मेशन का अच्छा इस्तेमाल करना है। उन्होंने मेज पर रखे संरचना आरेख की ओर इशारा करते हुए कहा, ये संरचनाएं सरल लगती हैं, लेकिन इनका लेआउट संक्षिप्त और कुशल है और ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक ज्यादा बहुत होगा, एक कम अपर्याप्त होगा। इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए एक गहरी नींव और मजबूत बुनियादी बातें होनी चाहिए। बूढ़े फॉर्मेशन मास्टर ने मोहुआ की प्रशंसा जारी रखी। युवा फॉर्मेशन मास्टर ने सिर हिलाया, हालांकि वह अभी भी कुछ हद तक आश्वस्त नहीं लग रहा था। सिंपल फॉर्मेशंस आखिरकार बस यही थे, सिंपल। अगर उनका पूरा इस्तेमाल किया जाए तो भी वे काफी सादे लगते थे। बूढ़ा फॉर्मेशन मास्टर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। युवा मास्टर यून अपने सामने संरचनाओं को देखकर चुप हो गए, उनकी भौहें सोच में पड़ गईं। गहन पारिवारिक ज्ञान वाले द्वितीय श्रेणी फॉर्मेशन मास्टर के रूप में उन्होंने चीजों को अधिक गहराई से देखा। इन संरचनाओं का स्वरूप सरल किंतु भव्य और प्रभावशाली प्रतीत होता है, मानो किसी विशाल संरचना से उत्पन्न हुआ हो। बड़े प्रारूप सरल को जटिल बना देते हैं, विभिन्न भागों को सहजता से एकीकृत कर देते हैं, जबकि ये प्रारूप सरलीकरण के सार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। डिजाइन वास्तव में उत्कृष्ट था, लेकिन युवा मास्टर यून कुछ उलझन में थे। केवल सबसे बुनियादी और सरल संरचनाओं का ही उपयोग क्यों करें? क्यों न कुछ अधिक प्रभावशाली, प्रथम श्रेणी या प्रथम श्रेणी से भी अधिक प्रभावशाली का प्रयोग किया जाए? युवा मास्टर यून उलझन में पढ़कर इस पर विचार करने लगे।
जब कुछ दिनों बाद महुआ ने संरचनाएं बनानी शुरू की तो यून कुछ शर्मिंदगी और थोड़ी माफी मांगते हुए महुआ के पास गए। महुआ ध्यान से आकृतियां बना रहा था जब उसने यंग मास्टर यून को देखा और उत्सुकता से पूछा, युवा मास्टर यून, क्या आपको कुछ चाहिए? महुआ ने स्वाभाविक रूप से उससे दक्षिण यू शहर की विभिन्न शक्तियों के बीच एकमात्र द्वितीय श्रेणी के गठन मास्टर के रूप में पहचाना, विशेष रूप से एक इतने युवा के रूप में। भले ही उन्होंने वास्तव में पहले कभी बातचीत नहीं की थी और एक दूसरे से परिचित नहीं थे, मुख्यतः क्योंकि कॉपरस्टाइड की तात्कालिकता ने इस तरह की बातचीत के लिए कोई समय नहीं छोड़ा था। महुआ की मासूम बड़ी बड़ी आंखों से देखकर यंग मास्टर यून को कुछ असहज महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और अपने प्रश्न पूछे, ये संरचनाएं बेहतर विकल्प मौजूद हैं, है ना? तो फिर सबसे बुनियादी संरचनाएं क्यों चुने? महुआ ने उत्तर दिया, क्योंकि ये संरचनाएं उपयोग के लिए हैं। इस्तेमाल किया? युवा मास्टर यून थोड़ा चौंके। महुआ ने सिर हिलाया, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए संरचनाओं को सीखना चाहिए। इस दुनिया में जब रचनाएं कागज पर बनाई जाती हैं तो वह एक बात होती है, लेकिन जब उन्हें वास्तव में प्रयोग में लाया जाता है तो स्थिति भिन्न हो जाती है। युवा मास्टर यून विचारशील दिखे। महुआ ने एक छोटी सी आह भरी, फिर आगे कहा, यह एक खदान है और इसके अंदर खनन करने वालों के लिए संरचनाएं हैं। खनन कृषक बहुत गरीब हैं। फैंसी संरचनाओं का उपयोग करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन एक बार वे टूट गए तो उन्हें ठीक करने वाला कोई नहीं होगा। अगर वे उनकी मरम्मत भी कर पाते तो भी वे इसका खर्च नहीं उठा सकते थे। इसलिए सरल, टिकाऊ, मजबूत, मरम्मत में आसान संरचनाएं उनके लिए सबसे अच्छी हैं। युवा मास्टर यून आश्चर्यचकित रह गए। इससे पहले किसी ने भी उससे इस तरह बात नहीं की थी। प्रत्येक फॉर्मेशन मास्टर अधिक उन्नत फॉर्मेशन का अध्ययन कर रहा था, अधिक कठिन फॉर्मेशन में निपुणता प्राप्त कर रहा था, ताकि अपने फॉर्मेशन ज्ञान के स्तर को ऊंचा उठा सके और एक महान दाववादी भविष्य की तलाश कर सके। लगभग किसी ने भी इन सबसे बुनियादी संरचनाओं को सबसे आम साधकों के लिए व्यापक रूप से सुलभ बनाने के बारे में नहीं सोचा था। उसे भी इसका एहसास नहीं था। मास्टर यून का चेहरा अचानक लाल हो गया, उनके चेहरे पर कुछ शर्मिंदगी थी। महुआ ने भी आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसने मान लिया था कि यंग मास्टर यून जैसा युवा, जो पहले ही सेकंड रैंक फॉर्मेशन मास्टर बन चुका है, जरूर घमंडी और अहंकारी होगा। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना शर्मीला होगा और उसकी त्वचा उससे भी ज्यादा पतली होगी। उन्होंने अनुमान लगाया कि यंग मास्टर यून संभवतः हमेशा अपने कबीले के भीतर ही रहे होंगे और सांसारिक अनुभव के अभाव में शायद ही कभी बाहर गए होंगे। ऐसा लग रहा था जैसे यंग मास्टर यून को कुछ याद आ गया हो और वह झिझक रहे हों, कुछ कहना चाहते हों लेकिन खुद को रोक रहे हों। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके विचार उसके चेहरे पर साफ साफ लिखे हुए हों। इसे स्पष्ट रूप से देखकर महुआ ने पूछा, आप और क्या पूछना चाहते हैं? युवा मास्टर यून एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर क्षमा प्रार्थी स्वर में बोले, शायद ये थोड़ा अहंकारपूर्ण हो सकता है। महुआ ने कहा, पूछो। युवा मास्टर यून ने अपना मन बनाया और धीरे से पूछा, लाश राजा पर जो संरचना है, क्या वह आपके द्वारा बनाई गई है? क्या ये एक परम संरचना है? महुआ ने अपना सिर हिलाकर स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। हाँ। यद्यपि युवा मास्टर यून ने पहले ही इतना अनुमान लगा लिया था, फिर भी पुष्टि होने पर उनकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। अन्य साधक, यहां तक कि कुछ अन्य फॉर्मेशन मास्टर्स भी संभवतः ये नहीं समझ पाए कि परम फॉर्मेशन का वास्तव में क्या अर्थ है। 8वें स्तर पर क्यूई शोधन, 12 पैटर्न के साथ प्रथम श्रेणी के गठन पर निपुणता। इस तरह की बातें एक फॉर्मेशन मास्टर के रूप में उनके सामान्य ज्ञान के विपरीत थीं। युवा मास्टर यून को हार का एहसास हुआ। यून परिवार में और यहां तक कि जिस राज्य की सीमा में वे रहते थे, वहां भी उन्हें एक फॉर्मेशन जीनियस के रूप में मान्यता प्राप्त थी। लेकिन अब जाकर उसे समझ आया, प्रतिभाशाली लोगों के बीच मतभेद होते हैं और ये मतभेद आकाश और पृथ्वी जितने विशाल हो सकते हैं। कुछ लोग इतने असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होते हैं कि वे दुष्ट राक्षस जैसे प्रतीत होते हैं। उसने फिर महुआ की ओर देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी युवा मासूमियत के निशान थे, और उसने अंदर ही अंदर एक गहरी सांस ली। ये वास्तव में एक छोटा सा दुष्ट राक्षस था। महुआ ने देखा कि युवा मास्टर यून की अभिव्यक्ति कुछ हद तक पराजित थी। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या सोच रहा था। अचानक महुआ की आंखें चमक उठीं और वह धीरे से बोला, युवा मास्टर यून, क्या आप जानते हैं कि इस संरचना को क्या कहा जाता है?
युवा मास्टर युन ने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया और जिज्ञासा से पूछा, कौन सा गठन? आध्यात्मिक धुरी संरचना, मोहुआ ने उत्तर दिया। आध्यात्मिक धुरी संरचना नाम को कुछ बार दोहराते हुए यंग मास्टर युन ने सिर हिलाया और प्रशंसा की। वास्तव में एक परम संरचना, केवल नाम ही असाधारण है। तो मोहुआ ने पलकें झपकाईं, उसे लुभाते हुए, क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? युवा मास्टर युन का दिल धड़क उठा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सोचा कि मोहुआ उससे चिढ़ा रहा है, लेकिन जब उसने ऊपर देखा और मोहुआ की आंखों में बिना किसी उपहास के स्पष्ट और ईमानदार नजर देखी, तो उसने अपने दिल में उत्तेजना को दबा दिया और धीरे से सिर हिलाया। मैं करता हूं। कोई भी फॉर्मेशन मास्टर फॉर्मेशन के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता। मोहुआ मुस्कुराया और बोला, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। युवा मास्टर युन और भी अधिक आश्चर्यचकित हुए, आप मुझे सिखाने के लिए तैयार हैं? हाँ, मोहुआ ने सिर हिलाया। शिक्षणों को टिकने और फलने फूलने के लिए आगे बढ़ाना जरूरी है। अगर कोई अपने ज्ञान को संचित करता है, तो चाहे वह कितना भी कीमती क्यों न हो, अंततः वह खो जाएगा। एक बार खो जाने पर, चाहे संरचना कितनी भी कीमती क्यों न हो, वह बेकार है। चूंकि तुम सीखना चाहते हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इसका इस्तेमाल बुरे कामों के लिए नहीं करोगे। युवा मास्टर युन बार बार सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। एक और बात है, मोहुआ ने आगे कहा, इसे सीखने के बाद आपको मेरी कुछ मदद करनी होगी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? युवा मास्टर युन आश्चर्यचकित रह गया। हाँ, मोहुआ की आंखें चमक उठी। मुझे कुछ चीजें बनानी है जिन्हें आध्यात्मिक धुरी संरचना द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। मैं इसे अकेले नहीं कर सकता और मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। ये तो शुरू से ही उसकी योजना थी। जनशक्ति की भी सीमाएं होती हैं। यद्यपि वह फॉर्मेशन स्टडी में कुशल थे, फिर भी कई चीजें ऐसी थीं जिन्हें वह अकेले पूरा नहीं कर सकते थे, और इसमें उन्हें बहुत समय लगता था। मदद मिलने से फर्क पड़ेगा। इसके अलावा इस परियोजना में आध्यात्मिक धुरी संरचना का उपयोग भी शामिल होगा। 12 पैटर्न के साथ अंतिम गठन जटिल था और दिव्य भावना की मांग उच्च थी। दक्षिण यू शहर में लगभग कोई भी इसे नहीं सीख सका। लेकिन युवा मास्टर युन को ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। एम्पायर पर विशेष कहानियां खोजें। द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर और फॉर्मेशन जीनियस के रूप में उनकी दिव्य समझ और समझ पर्याप्त होनी चाहिए। मोहुआ लंबे समय से उसकी क्षमताओं की लालसा कर रहा था। अब जबकि उसने खुद को पेश कर दिया था, तो मोहुआ के लिए ये सही मौका था कि वह इसका लाभ उठाए और उससे मदद मांगे। ठीक है, मैं कर सकता हूँ। युवा मास्टर युन ने एक पल सोचा और उत्सुकता से पूछा, लेकिन आपको वास्तव में किस चीज में मदद चाहिए? मुझे संरचनाएं बनाने में मदद करें। खदान में संरचनाएं। अन्य बातों के अलावा आपको समय आने पर पता चल जाएगा। मोहुआ ने उसे उस रहस्यमय संकेत के साथ छोड़ दिया। इस प्रकार ये स्वाभाविक ही लग रहा था कि युवा मास्टर युन मोहुआ का नौकरशाह बन जाएगा। खदान को संरचना ढांचे के निर्माण और कुछ आधारभूत संरचनाओं को पूर्व भरने के लिए कुछ प्रारंभिक संरचनाओं के लेआउट की आवश्यकता थी। इसके बाद ज़ॉम्बी खनन शुरू कर देंगे। जब खनन कार्य पूरा हो जाएगा और खदान की शाफ्ट की खुदाई हो जाएगी, तो उसके बाद की संरचनाओं को भर दिया जाएगा। ये संरचनाएं काफी जटिल थीं। इनमें रक्षात्मक संरचना, ठोस पृथ्वी संरचना, प्रदीप्ति संरचना, वायु संचार संरचना, गंदगी हटाने की संरचना तथा कुछ ऐसी संरचनाएं शामिल थीं जिनका उपयोग राक्षस जानवरों से मौके पर ही निपटने के लिए किया जाना था, जैसे गोल्ड ब्लेड संरचना और पृथ्वी कारागार संरचना आदि। मोहुआ ने उन्हें आध्यात्मिक धुरी निर्माण सिखाया। जब युवा मास्टर युन सीख रहे थे, तो कभी कभी खाली समय में वे मोहुआ को फॉर्मेशन बनाने में मदद करते थे। द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर होने के नाते युवा मास्टर युन प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन बनाने में बहुत तेज थे। लेकिन उन्हें जो बात अविश्वसनीय लगी वह ये थी कि मोहुआ उससे भी अधिक तेज थी। संरचनाओं का चित्र बनाते समय उन्हें संरचना पैटर्न की पुष्टि के लिए संरचना आरेख का संदर्भ लेना पड़ा। फिर भी मोहुआ को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वह बस अपनी याददाश्त पर भरोसा कर रहा था। उसकी गोरी कलाइयां घूम रही थीं, उसके ब्रश के स्ट्रोक तेज और प्रवाहमय थे। एक के बाद एक रचनाएं उसकी कलम के नीचे उभर रही थीं। यद्यपि यह सामान्य लग रहा था, लेकिन उन्होंने जो संरचनाएं बनाई वे साफ सुथरी, सटीक और त्रुटिहीन रूप से सटीक थीं, यहाँ तक कि उनमें एक विशेष आकर्षण भी था। ऐसी निपुणता तक पहुंचने के लिए उसने कितनी बार इन्हें चित्रित किया था।
युवा मास्टर युन मन ही मन आश्चर्यचकित थे और साथ ही उन्होंने कुछ राहत भी महसूस की। यद्यपि प्रतिभा महत्वपूर्ण थी, लेकिन इस तरह का श्रमसाध्य प्रयास हर फॉर्मेशन मास्टर के लिए संभव नहीं था। दिन बीतते गए। युवा मास्टर युन आध्यात्मिक धुरी संरचना सीखने में तेज नहीं थे। मुख्य मुद्दा उसकी दिव्य अनुभूति की सीमा थी। वह दिन में कई बार इसका अभ्यास नहीं कर सकता था, इसलिए अनिवार्य रूप से गठन पैटर्न उसके लिए अपरिचित थे और उसकी समझ बहुत धीमी थी। जिस काम को पूरा करने में उसे 1 सप्ताह लगा, मोहुआ ने उसे 1 या 2 दिन में ही पूरा कर लिया। यह अपेक्षित ही था कि उनकी प्रगति धीमी होगी। जब मोहुआ के पास कुछ खाली समय होता तो वह यंग मास्टर युन से द्वितीय श्रेणी की संरचनाओं के बारे में कुछ जानकारी भी मांगता। उनकी फॉर्मेशन विशेषज्ञता का वर्तमान स्तर पहले से ही प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर से कहीं अधिक था, लेकिन अल्टीमेट फॉर्मेशन द्वितीय श्रेणी फॉर्मेशन से पूरी तरह अलग प्रतीत हुए। मोहुआ जानना चाहता था कि द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर तथा द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन के लिए वास्तव में सीमा क्या है। युवा मास्टर युन ने उपकार का बदला उपकार से चुकाते हुए तत्परता से उत्तर दिया। द्वितीय श्रेणी में पहुंचने पर फॉर्मेशन मास्टर्स और फॉर्मेशन दोनों को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है, प्रारंभिक, मध्य और उच्च चरण, जो फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक, मध्य और अंतिम चरणों के दायरे के अनुरूप होते हैं। मेरा वर्तमान साधना स्तर केवल फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण पर है, इसलिए एक फॉर्मेशन मास्टर के रूप में मेरा स्तर भी केवल द्वितीय श्रेणी प्रारंभिक चरण पर है। द्वितीय श्रेणी की संरचनाएं सीखना भी उतना ही कठिन है और इसके लिए बहुत अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। सामान्यतः एक फॉर्मेशन मास्टर का स्तर उसके अपने साधना क्षेत्र से पीछे होता है। उदाहरण के लिए, फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण में व्यक्ति केवल प्रथम श्रेणी का निर्माण मास्टर होता है। क्यूई फाउंडेशन मध्य चरण में व्यक्ति द्वितीय श्रेणी का प्रारंभिक चरण निर्माण मास्टर बन जाता है। फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण तक व्यक्ति द्वितीय श्रेणी का मध्य चरण बन जाता है। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण में रहते हुए फॉर्मेशन मास्टर के रूप में द्वितीय ग्रेड प्रारंभिक चरण प्राप्त करना पहले से ही माना जाता है। युवा मास्टर युन कहना चाहते थे, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, लेकिन मोहुआ की ओर देखते ही उन्होंने कहा, काफी अच्छा। मोहुआ ने उत्सुकता से पूछा, क्या एक क्यूई शोधन साधक द्वितीय श्रेणी का निर्माण गुरु बन सकता है? युवा मास्टर युन ने अपना सिर हिलाया, ये संभव नहीं है। अपर्याप्त दिव्य ज्ञान के कारण। आमतौर पर ऐसा अपर्याप्त दैवी ज्ञान के कारण होता है, लेकिन इसका एक और कारण भी है, जो आध्यात्मिक शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति? हाँ, युवा मास्टर युन ने समझाया, क्यूई शोधन और नींव स्थापना के बीच दिव्य भावना की मात्रा में अंतर होता है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति में गुणवत्ता का अंतर होता है। इसी तरह प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के निर्माणों में शामिल निर्माण सिद्धांत, साथ ही निर्माणों द्वारा संचालित आध्यात्मिक शक्ति भी गुणवत्ता में भिन्न होती है। इसलिए क्यूई शोधन साधक द्वितीय श्रेणी की संरचनाएं नहीं सीख सकते। मोहुआ को कुछ पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा था कि यदि उनकी दिव्य इंद्रियां पर्याप्त मजबूत होंगी तो वे द्वितीय श्रेणी की संरचनाएं सीखने का प्रयास करेंगे। ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वर्गीय दाव श्रेणियों के प्रतिबंध वास्तव में बहुत सख्त थे। एक ही कक्षा में कोई भी व्यक्ति दूसरों से आगे निकल सकता है और तेजी से सीख सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ग्रेड से आगे क्यों न बढ़ जाए, वह श्रेणी से आगे नहीं बढ़ सकता। उल्टी आत्मा संरचना, मोटी पृथ्वी संरचना और आध्यात्मिक धुरी संरचना, ये परम संरचनाएं हालांकि ग्रेड से आगे हैं, फिर भी प्रथम श्रेणी की श्रेणी में हैं। वे प्रथम श्रेणी की संरचनाएं हैं, न कि द्वितीय श्रेणी की संरचनाएं। मूलतः कहें तो उन्हें सचमुच श्रेणी से परे नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि मंच से काफी परे माना जाना चाहिए। मोहुआ ने सिर हिलाया, जिससे उसे ग्रेड की अवधारणा की गहरी समझ प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने कुछ अन्य प्रश्न पूछे। युवा मास्टर युन ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया। मोहुआ लोगों के साथ स्पष्टवादी था और युवा मास्टर युन, जो बहुत सांसारिक या चालाक नहीं था, और दोनों ही फॉर्मेशन मास्टर्स थे, जैसे जैसे वे एक दूसरे से अधिक परिचित होते गए, उनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ था। उनकी बातचीत सहजता से प्रवाहित होती रही। मोहुआ ने युवा मास्टर युन को आध्यात्मिक धुरी संरचना सिखाए। युवा मास्टर युन बेहद आभारी थे। ये सोचकर कि उनके पास ऋण चुकाने का कोई रास्ता नहीं है, उन्होंने चुपके से मोहुआ को युन परिवार की कुछ विरासत में मिली संरचनाएं सिखा दी। मोहुआ को कुछ असहज महसूस हुआ, क्या ये ठीक है? युवा मास्टर युन ने पलकें झपकाईं, बस यह मत कहना कि मैंने तुम्हें सिखाया है। मोहुआ थोड़ा स्तब्ध था।
ये शब्द कुछ हद तक परिचित लग रहे थे, अंकल झांग लैन के समान। जब उन्होंने झांग परिवार से जल पारगमन चरण सीखा तो ऐसा लगा कि झांग लैन ने उन्हें उसी तरह निर्देश दिया था। कुछ समय बीत गया और खदानों में प्रारंभिक संरचनाएं तैयार हो चुकी थीं। युवा मास्टर यून की आध्यात्मिक धुरी संरचना भी मोटे तौर पर समझ में आ गई थी। मो हुआ ने तब शव राजा को जगाया और उसे आदेश दिया कि वह लौह शव तथा हजारों चलने वाले शवों को शव खदान से बाहर निकालकर प्रत्येक खदान में ले जाए। मो हुआ के आदेशों का व्यवस्थित ढंग से पालन करते हुए सामूहिक रूप से खदानों में घुसते ज़ॉम्बी का दृश्य विचित्र और सामंजस्यपूर्ण दोनों था। लाश के साथ किसी भी अप्रत्याशित परिवर्तन से बचने के लिए सभी खनन साधक तोंगजियान शहर के अंदर ही रहे। ताओवादी सैनिक चारों ओर तैनात थे। यांग जिशान और कुछ अन्य साधक, जिनका साधना स्तर बहुत ऊंचा था, सतर्क थे और शव राजा पर नजर रख रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं वह विद्रोह न कर दे और ताओवादी दानव में न बदल जाए। खदान एक बार फिर व्यस्त स्थान बन गया। हालांकि इस बार श्रमिक खनन कृषक नहीं थे, बल्कि ज़ॉम्बी थे। उनकी गतिविधियां यांत्रिक और दोहरावपूर्ण थीं। वे धीरे धीरे खदानों पर कुल्हाड़ी चलाते जा रहे थे। अपने वंशजों की भलाई के लिए उन्होंने एक ऐसा घर बनाया जहां उन्हें अच्छा खाना, कपड़ा मिल सके और वे शांति से रह सकें। मो हुआ के नियंत्रण में लाश राजा ने रूपांतरित नहीं किया। लौह लाश ने प्रत्येक आदेश का ध्यान रखा और सभी चलने वाली लाशों ने इसे परिश्रमपूर्वक अपने ऊपर ले लिया। सब कुछ व्यवस्थित ढंग से किया गया। 1 महीने से अधिक समय बाद खदान की खुदाई पूरी हो गई। खदान कई पहाड़ों से जुड़ी हुई थी। ये बहुत बड़ी थी, चौड़े गलियारे और मजबूत दीवारें थीं, तथा गंदी क्यूई से मुक्त थी, जिससे ये सुरक्षित और कुछ हद तक आरामदायक थी। मो हुआ ने फिर लाशों को लाश की खान में आराम करने के लिए वापस लौटने का आदेश दिया। मो हुआ के फॉर्मेशन आरेखों के अनुसार ताओवादी न्यायालय के फॉर्मेशन मास्टर्स ने खदान के भीतर आगामी फॉर्मेशनों को पूरा किया। ये संरचनाएं सरल थीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मो हुआ ने उन्हें बनाया या नहीं। मो हुआ को कुछ और चित्र बनाने की जरूरत थी। उन्होंने युवा मास्टर यून को बुलाया और शहर में एक कार्यशाला में चले गए। विशाल प्रांगण में बैलों और घोड़ों जैसी दिखने वाली दृढ़ लकड़ी से बनी कई कठपुतलियां सजी हुई थीं। युवा मास्टर यून थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। ये हैं कठपुतलियां, मो हुआ ने कहा। उन पर आध्यात्मिक धुरी संरचना खींचकर उन्हें दिव्य इंद्रिय द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है ताकि वे अयस्क को स्थानांतरित और परिवहन कर सकें, जिससे खनन साधकों का श्रम कम होगा और खनन दक्षता में सुधार होगा। युवा मास्टर यून वास्तविकता में वापस आ गए। आपको मुझसे जो मदद चाहिए, क्या वह इससे संबंधित है? हाँ, मो हुआ ने सिर हिलाया। कई आध्यात्मिक धुरी संरचनाओं को चित्रित करने की जरूरत है और मैं उन सबको अकेले नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें चित्रित करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। युवा मास्टर यून ने थोड़ा सा सिर हिलाया। उनका हृदय भावनाओं से भर गया। ये संरचनाओं को समझने और ज्ञान को व्यावहारिक उपयोग में लाने का सच्चा सार था। संरचनाएं सीखने के बाद उनका पूर्ण उपयोग किया जा रहा था ताकि अधिक साधकों को लाभ मिल सके। इससे पहले ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। ठीक है, युवा मास्टर यून ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा। फिर वह थोड़ा हिचकिचाया, थोड़ा उलझन में बोला, क्या इन कठपुतलियों के नाम हैं? साम्राज्य पर विशेष कहानियां खोजें। वे करते हैं। मो हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, आप उन्हें लकड़ी का बैल और बहता घोड़ा कह सकते हैं। लकड़ी के बैल और बहते घोड़े सिर्फ साधारण कठपुतलियां हैं। उनकी संरचना बहुत ही बुनियादी है, जो केवल यांत्रिक रूप से आगे की ओर गति, पीछे की ओर गति और मुड़ने में सक्षम है। यहां तक कि मो हुआ द्वारा डिजाइन किया गया लिटिल टाइगर भी इनसे अधिक जटिल है, लेकिन अयस्क के परिवहन के उद्देश्य से वे पर्याप्त हैं। उनकी सरलता के कारण केवल सबसे बुनियादी आध्यात्मिक धुरी गठन की आवश्यकता है। कॉपस किन के विपरीत इसमें जटिल अनुक्रमिक संरचना पैटर्न बनाने की आवश्यकता नहीं है, तथा स्तरित नियंत्रण के लिए सैकड़ों या हजारों स्पिरिट पिवट स्तरों का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहां तक कि युवा मास्टर यून, जो अभी आध्यात्मिक धुरी संरचना सीखना शुरू कर रहे थे, इसे चित्रित कर सकते थे। साम्राज्य के साथ जुड़े रहें। और यंग मास्टर यून की मदद से प्रगति बहुत तेज हो गई। लेकिन ड्राइंग पूरी होने के बाद चीजें इतनी सरल नहीं थीं। इन आध्यात्मिक धुरी संरचनाओं और बैल और घोड़े की कठपुतलियों को अभी भी अभ्यास में इस्तेमाल किया जाना था और तदनुसार समायोजित किया जाना था। मो हुआ ने खदानों में इनका परीक्षण करने के लिए कुछ समय लिया, ताकि ये देखा जा सके कि क्या ये लकड़ी के बैल और बहते घोड़े सामान्य रूप से काम कर सकते हैं। समायोजन करना कठिन नहीं था, लेकिन ये थकाऊ था।
परीक्षण, खनन और अयस्क परिवहन के दौरान सहायता के लिए जनशक्ति की आवश्यकता थी। संरचना को समायोजित करने, संरचना को संशोधित करने, साथ ही इन लकड़ी के बैल और बहते घोड़े की कठपुतलियों की मरम्मत करने के लिए भी लोगों की मदद की आवश्यकता थी। मोहुआ ने इस कार्य के लिए लाश का उपयोग करने का निर्णय लिया। मोहुआ ने फिर लाश की खदान से लाशों के एक समूह को निकाला, उन्हें अयस्क निकालने को कहा, उसे गाड़ियों पर लाद दिया और फिर लकड़ी के बैल और बहते घोड़ों के साथ उसे बाहर खींच लिया। इन लाशों में एक छोटी सी लाश भी थी। वह लंबा नहीं था और उसका चेहरा पीला था। ये वह छोटा ज़ोंबी था जिसे मोहुआ ने पहली बार 10,000 लाशों के गठन में अनुक्रमिक गठन पैटर्न के साथ संशोधित किया था, जो हर रात मोहुआ के लिए गुप्त रूप से दरवाजा खोलता था। लाश खदान का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया था और 10,000 लाशों का गठन नष्ट हो गया था। फॉर्मेशन से लाश और ताबूतों को साफ करते समय मोहुआ ने पाया कि यह छोटा ज़ोंबी अभी भी वहां था। क्योंकि यह बहुत छोटा और कमजोर था, लू चेंगयुन ने इसे ताओवादी सैनिकों से लड़ने के लिए नहीं भेजा था। इसलिए बढ़ती हुई शवभाटा और दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध के बीच ये चुपचाप अपने ही ताबूत में रहा। ये छोटा ज़ॉम्बी शायद लगभग 10 साल का था, जो मोहुआ से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसकी दुबली पतली बनावट को देखते हुए शायद ये भी किसी गरीब परिवार से आया होगा। यह मोहुआ से ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था। यह अभी अज्ञात है कि इतनी कम उम्र में इसकी मृत्यु कैसे हुई और ये लू चेंगयुन के हाथों में कैसे पहुंचा, जहां इसे ज़ोंबी में बदल दिया गया। 10 वर्ष की आयु में ही उसका जीवन शुरू हो गया था। यदि उसका परिवार गरीब होता तो शायद उसे जीवन में ज्यादा खुशी भी नहीं मिलती। मोहुआ को इस बात पर कुछ सहानुभूति और खेद महसूस हुआ। लकड़ी के बैल और बहते घोड़ों के समायोजन के दौरान मोहुआ ने विशेष रूप से इसे अपने पास रखा। अन्य लाशें अयस्क का खनन, खुदाई और परिवहन करती थीं। दूसरी ओर ये छोटा सा कुत्ता मोहुआ के पीछे पीछे घूमता था, सामान हिलाता था, खदान की सुरंगों को साफ करता था और पहाड़ी रास्तों की खोज करता था। या जब कोई लकड़ी का बैल या बहता घोड़ा खराब हो जाता था तो वह मोहुआ की आज्ञाओं को सुनता था, मोहुआ के निरीक्षण के लिए कठपुतली को अलग कर देता था या मोहुआ को संरचनाओं की मरम्मत के लिए ब्रश और स्याही सौंप देता था। ये सभी हल्के श्रम कार्य छोटे ज़ोंबी द्वारा किए गए थे। बाई ज़िशेंग और बाई ज़िक्सी ने भी इस छोटे ज़ोंबी को देखा और कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुए। बाई ज़िशेंग मुख्य रूप से गुस्से में थे। लू चेंगयुन, उस कमीने ने इतने छोटे कल्टीवेटर को भी नहीं छोड़ा। मुझे उसे कुछ और बार चाकू मारना चाहिए था। बाई जिक्सी ने छोटे ज़ोंबी को देखकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मोहुआ ने असमंजस में पूछा, बहन, क्या कुछ गड़बड़ है? बाई जिक्सी ने एक पल सोचा और धीरे से कहा, इस छोटे ज़ोंबी के शरीर पर केवल लाश क्यूई है, कोई रक्त क्यूई नहीं है। कोई रक्त क्यूई नहीं। मोहुआ थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन जल्द ही उसे बात समझ आ गई। रक्त क्यूई के बिना केवल शव क्यूई होने का मतलब था कि वह मर गया था और एक ज़ोंबी में बदल गया था, लेकिन उसे अभी तक मानव मांस खाने या खून पीने का मौका नहीं मिला था। यह कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी। ये छोटा ज़ोंबी कुछ हद तक कमजोर था, ये संभवतः किसी व्यक्ति को नहीं मार सकता था। यदि उसे मांस खाने और खून पीने का अवसर भी मिले तो भी वह अन्य ज़ॉम्बीज़ से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। वह अपनी लाश की क्यूई को पोषित करने के लिए केवल लाश उठाने वाले ताबूत में मौजूद दुष्ट क्यूई पर ही निर्भर रह सकता था। बाई ज़िशेंग ने मोहुआ की ओर देखा, हैरान होकर, तुम इसे हमेशा अपने पास रखने की योजना तो नहीं बना रही हो, है ना? मोहुआ ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। राख से राख, धूल से धूल, चूंकि यह एक ज़ोंबी बन गया है, इसलिए इसका अपना भाग्य है। बाई ज़िशेंग ने अपने होंठ मोड़े और बुदबुदाया। इतनी छोटी उम्र, फिर भी इतनी रुग्णता से बोल रही है। मोहुआ ने कहा, आज रात तुम्हें कोई गोमांस नहीं मिलेगा। बाई ज़िशेंग तुरंत नर्म पड़ गया। जूनियर भाई, मैं गलत था, आपने जो कहा वह बिल्कुल भी गलत नहीं था, बहुत सही था, ये बहुत मायने रखता है। बाई जिक्सी ने हल्की सी आह भरी और बाई ज़िशेंग को कुछ तिरस्कार से देखा। थोड़ी देर बाद बाई ज़िशेंग ने पूछा, तो आप इस छोटे से ज़ोंबी के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? इसे जला देंगे। ताओवादी दरबार का शव दहन दल लगभग तैयार है। मोहुआ कुछ उलझन में था और एक पल सोचने के बाद उसने आह भरी। मैंने इस पर फॉर्मेशन पैटर्न बनाए हैं और इससे मुझे मदद मिली है। हम भाग्य से जुड़े हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं इसे आराम करने दूंगा। बाई ज़िशेंग और बाई जिक्सी दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। 10 दिन बाद लकड़ी के बैल और बहते घोड़ों को ठीक से समायोजित किया गया।
सभी बैल और घोड़े की कठपुतलियों को आध्यात्मिक धुरी संरचनाओं के साथ चिन्हित किया गया था। जैसा कि मोहुआ ने भविष्यवाणी की थी, स्पिरिट स्टोन्स बहुत अधिक समाप्त नहीं हुए थे, नियंत्रण सरल थे, लकड़ी टिकाऊ थी और उनमें पर्याप्त ताकत थी। अयस्क का परिवहन प्रबंधनीय से अधिक था। एकमात्र समस्या ये थी कि एक बार क्षतिग्रस्त हो जाने पर उनकी मरम्मत करने वाला कोई नहीं था। इन कठपुतलियों को ठीक करने के लिए आध्यात्मिक धुरी संरचना में निपुणता की आवश्यकता थी। जब मोहुआ और युवा मास्टर यून दोनों चले जाएंगे तो दक्षिण यू शहर में कोई भी आध्यात्मिक धुरी संरचना को नहीं जान पाएगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी इन लकड़ी के बैल और बहते घोड़ों की मरम्मत करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए नियमित उपयोग के दौरान इनका अच्छी तरह से रखरखाव किया जाना चाहिए। उचित उपयोग और प्राकृतिक टूट फूट के कारण इन बैल और घोड़े की कठपुतलियों का जीवनकाल लंबा होगा। मोहुआ ने यह मामला दक्षिण यू शहर के नए न्यायालय प्रमुख को सौंप दिया। दक्षिण यू शहर में ताओवादी न्यायालय के अधिकारियों को ऊपर से नीचे तक लगभग पूरी तरह से बदल दिया गया। नए दरबारी नेता सीटू परिवार के सदस्य सीटू शेन, जो पूर्व एल्डर सीटू जिन की ही शाखा के प्रतीत होते थे, मोहुआ के प्रति विशेष रूप से विनम्र थे और उन्होंने कुछ सम्मान भी दिखाया। उनका रवैया बहुत गंभीर था। दक्षिण यू शहर में उन्हें अपने लिए और साथ ही सीटू परिवार के लिए भी एक अवसर मिला। लाश खदान घटना बहुत महत्वपूर्ण थी। यदि वह इसे ठीक से नहीं संभाल पाए तो सीटू परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। इसी तरह यदि वह इसके बाद की स्थिति को ठीक से निपटाने में कामयाब हो जाता है तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी, जिससे उसे कबीले में अच्छी प्रतिष्ठा मिलेगी और ताओवादी दरबार में पदोन्नति के लिए पर्याप्त योग्यता अंक एकत्रित होंगे। इसके अलावा मोहुआ एक फॉर्मेशन मास्टर था और कॉपस किंग का मास्टर भी था। लाश राजा और उसकी भीड़ से निपटने के लिए मोहुआ की सहमति की आवश्यकता थी। नई खदानों का निर्माण और दक्षिण यू शहर के कृषकों के जीवन में सुधार भी मोहुआ के समर्थन पर निर्भर था। इसलिए मोहुआ के लिए वह लगभग विनती और मांग कर रहा था। मोहुआ जो भी कहता वह बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाता और उसे लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मोहुआ को अपने दिल में चिंतन महसूस हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि परिवार के भीतर प्रतिस्पर्धा सचमुच बहुत कड़ी थी तथा दबाव भी काफी था। एक ही बर्तन से भोजन करते समय यदि कोई व्यक्ति प्रयास नहीं करता या सोच विचार नहीं करता तो उसे शोरबा भी नहीं मिल पाता। ... लकड़ी के बैल और बहते घोड़े बनाए गए तथा खदान की खायां भी बनाई गईं। फिर काम शुरू करने का समय आ गया। सीटू शेन ने खनन कृषकों को काम फिर से शुरू करने के लिए संगठित किया। खनन कृषक झिझक रहे थे और असहज थे। वे अभी भी पिछली बार आए शव ज्वार से डरे हुए थे जिसने शहर को घेर लिया था। यद्यपि शवों का ज्वार कम हो गया था, फिर भी अवशेष बचे रह सकते थे, विशेष रूप से खदानों के भीतर जो अंधेरे और प्रदूषित थे, जो ज़ॉम्बी के छिपने के लिए आदर्श स्थान थे। उनमें काम शुरू करने की हिम्मत नहीं थी। वे गरीबी, कष्ट और ज़ॉम्बी से मुठभेड़ से डरते थे, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ जाती थी। लेकिन उन्होंने काम करने से इनकार करने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि वे वास्तव में गरीब थे। स्पिरिट स्टोन्स के बिना भोजन भी उनके लिए संभव नहीं था। यदि वे काम करना शुरू करते हैं और खदान में ज़ॉम्बी से उनका सामना होता है तो उनमें से अधिक एक की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर वे काम नहीं करेंगे तो उनका पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। उनके हृदय भय और असुरक्षा से भरे हुए थे। फिर भी जब तक वे खदान में प्रवेश नहीं कर गए तब तक उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि सब कुछ बदल चुका है। खदान की खाइयां बड़ी, अधिक विशाल, अधिक चमकदार थीं और हवा भी चल रही थी, न तो ठंडी न ही गर्म, बस सुखद शीतलता। वह भयावह माहौल खत्म हो गया, दमन की भावना खत्म हो गई। गंदी क्यूई भी बहुत कम तीव्र थी। अंदर रहना अधिक आरामदायक लगा। ये पहले जितना कष्टदायक नहीं था और हर जगह संरचनाएं थीं, कुछ तो विशेष रूप से राक्षस जानवरों को रोकने के लिए बनाई गई थीं, जिन्हें देखना बहुत ही आश्वस्त करने वाला था। क्या ये सचमुच दक्षिण यू शहर की खदान है? खनन कृषकों को इस पर विश्वास करना कठिन लगा। इसके बाद वे एकत्र हुए और दरबारी नेता को बहुत धन्यवाद दिया। दक्षिण यू शहर की स्थापना के बाद से इन खनन कृषकों ने अपने पूर्वजों के साथ कभी भी इतनी सुरक्षित खदानों में काम नहीं किया था। खदान में सैकड़ों और हजारों वर्षों से इन खनन कृषकों की सुरक्षा के लिए जो संरचनाएं स्थापित की गई थीं, यदि उन सबको एक साथ जोड़ दिया जाए तो उनकी संख्या इस एकल खदान शाफ्ट में मौजूद संरचनाओं की संख्या के बराबर भी नहीं होगी। वे अत्यंत आभारी थे। न्यायालय के नेता ने सभी को खड़े होने को कहा और कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर आप किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं तो लिटिल मोर जेंटलमैन को धन्यवाद दें। उन्होंने ही ज़ॉम्बी महामारी को खत्म किया था और सभी के लिए ये बारूदी सुरंगें बनवाई थी। इसके बाद खनन कृषकों ने एक स्वर में उनका धन्यवाद किया। धन्यवाद लिटिल मोर जेंटलमैन। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह लिटिल मोर जेंटलमैन वास्तव में कौन था। इसके बाद सीटू शेन ने कुछ नए नियम बनाए। उदाहरण के लिए खनन कृषक प्रतिदिन 4 घंटे से अधिक खदानों में काम नहीं कर सकते थे। उनकी दैनिक मजदूरी एक स्पिरिट स्टोन से कम नहीं हो सकती थी। इलाके में कोई भी कबीला या शक्ति किसी भी कारण से खनन कृषकों से आत्मा पत्थरों को रोक नहीं सकती थी। इसके अलावा जिन्हुआ स्ट्रीट को भी बंद कर दिया गया। खाने पीने, वेश्यावृत्ति और जुए से संबंधित सभी प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए। वेश्यालयों की महिला कृषकों के अनुबंध रद्द कर दिए गए और उन्हें नए सिरे से काम शुरू करने की अनुमति दे दी गई। जिन लोगों ने किसानों को खुद को बेचने के लिए मजबूर किया, जिससे उन्हें अपनी गरिमा और जीवन से हाथ धोना पड़ा, उनके साथ सख्ती से निपटा गया। सीटू शेन और मोहुआ शहर की दीवार पर खड़े होकर जिन्हुआ स्ट्रीट को ध्वस्त होते हुए देख रहे थे। कुछ प्रबंधकों, जुआरियों, बदमाशों, वेश्यालय चलाने वाली महिलाओं और गुंडों को, जिन्हें ल्यू परिवार का समर्थन प्राप्त था और जो अपने कुकर्मों के लिए कुख्यात थे, ताओवादी न्यायालय के प्रवर्तन नेता द्वारा ताओवादी जेल ले जाया गया। रास्ते में उन्हें सार्वजनिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा, उन पर पत्थर फेंके गए और सड़ी सब्जियां फेंकी गईं। कुछ लोग दुख से मुक्त हो गए और अपने प्रियजनों के साथ फूट फूट कर रोए। ऐसे लोग भी थे जो अकेले थे और मन ही मन दुखी थे। हालांकि अधिकांश लोग उचित रूप से क्रोधित थे और स्वीकृति में ताली बजा रहे थे। दशकों तक पूंजीवादी लू द्वारा स्थापित की गई आकर्षक जिन्हुआ स्ट्रीट, जो ऊपर से चमकदार थी लेकिन उसमें आंसू और खून के निशान छिपे थे, अब दिन के उजाले में ढहाई जा रही थी। सीटू शेन ने सोचा, उज्ज्वल सूर्य के नीचे गंदगी और अंधेरे को छिपने की कोई जगह नहीं मिलती। हालांकि मोहुआ ने उनके शब्दों में निहितार्थ को समझा, क्या सूर्य के प्रकाश से अछूते स्थान अभी भी वैसे ही हैं? सीटू शेन कुछ आश्चर्यचकित थे। उसने मोहुआ से इतनी समझदार होने की उम्मीद नहीं की थी। उसके मन में जो सूक्ष्म विचार थे, उन्हें मोहुआ ने पकड़ लिया। मोहुआ की नजरें गहरी थीं, उनके विचार गहरे थे और उन्होंने सीटू शेन और सीटू परिवार के प्रति भी दयालुता दिखाई थी। इसलिए सीटू शेन ने खुलकर कुछ दिल की बातें कहने का फैसला किया। मिस्टर लिटिल मो, सीटू शेन ने आह भरी, उसकी आवाज गंभीर होती जा रही थी। जब मैं 30 वर्ष का था तब से मैं ताओवादी न्यायालय में सेवा कर रहा हूँ, एक निम्न प्रवर्तन नेता से लेकर पर्यवेक्षक, उप न्यायालय नेता बनने तक, और मैंने कई छोटे अमर शहरों में न्यायालय नेता के रूप में भी सेवा की है। इस तरह की चीजें मैंने इसे बहुत बार देखा है, या यूं कहें कि संपूर्ण खेती बाड़ी जगत में ऐसी चीजें बहुत आम हैं। यह मुद्दा इसलिए सुलझाया जा सका क्योंकि इसे खुले में लाया गया। जनता के सामने उजागर किए गए मामलों को हमेशा शालीनता और भव्यता के साथ निपटाया जाता है, लेकिन यदि उन्हें प्रकाश में नहीं लाया जाता है तो दृश्य पूरी तरह से अलग हो जाता है। इसे चोट पहुंचाने वाले शब्दों में कहें तो, सीटू शेन ने मोहुआ की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, आज दक्षिण यू शहर के न्यायालय के नेता के रूप में मैं ईमानदारी से कार्य कर सकता हूं और इन दुर्भाग्यपूर्ण किसानों के लिए वकालत कर सकता हूं, इन वेश्यालयों और जुआघरों को नष्ट कर सकता हूं और धर्मी और प्रतिष्ठित दिख सकता हूं। लेकिन अगर मैं इससे पहले दक्षिण यू शहर का दरबारी नेता बन गया होता, इस बात की पूरी संभावना है कि मैंने भी वही काम किया होगा जो पिछले कोर्ट लीडर ने किया था। वेश्यालयों में बार बार जाना, हजारों डॉलर का सोना लुटाना, इन बदकिस्मत महिलाओं के शरीर का आनंद के लिए उपयोग करना तथा विलासिता और व्यभिचार का जीवन जीना। परिवार के साथ मिलकर इन साधकों पर अत्याचार करना, उन्हें दबाना और उनके साथ खेलना। सीटू शेन की निगाहें धुंधली थीं, उन्होंने विषय बदलते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तो बस यही कह रहा हूं। सीटू परिवार के अपने पारिवारिक अनुशासन है, मैं अधिक से अधिक अपनी ईमानदारी बनाए रखूंगा, मैं वास्तव में उनके साथ कीचड़ में नहीं धंसूंगा। लेकिन अधिकांश लोग, भले ही वे धार्मिकता की बातें करते हों, जब वे वास्तव में उस पद पर पहुंचते हैं तो वे दरबारी नेता की आन से भिन्न कार्य नहीं करते। और यदि यह घटना इतनी तूल नहीं पकड़ती कि स्थानीय ताओवादी न्यायालय के अधिकारी एक दूसरे को बचाने में लगे रहते, तो लू परिवार से जुड़े मामले को संभवतः चुपचाप खत्म कर दिया जाता। इस संसार में प्रकाश और अंधकार बारी बारी से आते हैं और मानव हृदय जटिल होते हैं। जो लोग प्रकाश में खड़े होते हैं वे अक्सर चमकते हैं, लेकिन एक बार जब वे अंधेरे में कदम रखते हैं तो कौन जानता है कि वे क्या बन जाते हैं।
हर जगह हमेशा प्रकाश नहीं होता और आप भी अनिवार्यतः स्वयं को अंधकार में चलते हुए पा सकते हैं। मो हुआ की ओर देखते हुए सीटू शेन ने गंभीरता से कहा, मिस्टर मो, आपको भविष्य में सावधान रहना होगा। दूसरों के प्रति सावधान रहें, लेकिन स्वयं के प्रति भी सावधान रहें। ये ऐसी बातें थीं जिन्हें सीटू शेन स्पष्ट रूप से देख और समझ सकता था, लेकिन वह उनका समाधान नहीं कर सका। वह नहीं चाहता था कि मो हुआ का शुद्ध ताओवादी हृदय चंचल मानव हृदयों के दलदल में उलझ जाए, सांसारिक इच्छाओं की भयावह धाराओं में खो जाए और उसके बाद भ्रम में पीड़ित हो। मो हुआ कुछ सोच में पड़ गया और फिर गंभीरता से सिर हिलाया। धन्यवाद कोर्ट लीडर सीटू। सीटू शेन ने उसके प्रति सच्ची चिंता के कारण ये हृदयस्पर्शी शब्द कहे थे। मो हुआ अपने दिल में इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। सीटू शेन मुस्कुराए और हल्के से सिर हिलाया। उसने अपना सिर घुमाया, ध्वस्त जिन्हुआ स्ट्रीट की ओर देखा और धीरे से आह भरी। रात की रोशनी में सोने की तरह चमकता ये चहल पहल वाला बाजार अब दिन के उजाले में अपना असली रूप दिखा रहा था, जिसमें गंदगी साफ दिखाई दे रही थी। खेती की दुनिया में कई जगहें अभी भी अंधकार में और अन्यायपूर्ण होने के बावजूद अंततः इस स्थान पर प्रकाश की एक किरण चमकी। जिन्हुआ स्ट्रीट के विनाश के साथ कई किसानों को अपनी स्वतंत्रता वापस मिल गई। किंगलान ने मो हुआ को धन्यवाद देने के लिए विशेष रूप से उनसे मुलाकात की और अपने साथ 100 फूलों के केक भी लाए, जो उन्होंने स्वयं बनाए थे। दक्षिण यू शहर में अब उसका कोई परिवार नहीं था। किंगलान अकेली थी और यद्यपि वह अपना भरण पोषण स्वयं करने में सक्षम थी, फिर भी उसका जीवन कुछ कठिन था। सीटू फोंग ने उसे अपने संरक्षण में लेने का निर्णय लिया। वह किंगलान को खेती करना सिखा सकती थी और बदले में किंगलान उसके लिए भोजन तैयार कर सकती थी और उसकी दैनिक आवश्यकताओं का ख्याल रख सकती थी। एक पर्यवेक्षक के रूप में सीटू फोंग नियमित रूप से काफी व्यस्त रहती थी और उनके पास खुद की देखभाल करने का कोई समय नहीं था। और सीटू फोंग के पीछे उसके कबीले का समर्थन था। उसके साथ किंगलान अधिक स्थिर रहेगा, धारा के साथ डकवीड की तरह बहता हुआ नहीं रहेगा। मो हुआ, बाय ज़िशेंग और बाय ज़िक्सी आंगन में बैठे 100 फूलों के केक खा रहे थे और थोड़ी देर के लिए किंगलान के साथ बातें कर रहे थे। बाय जिक्सी ने उसे एक साधना तकनीक उपहार में दी। ये बाय परिवार में दुर्लभ नहीं था, लेकिन किंगलान के लिए बहुत कीमती था। प्रस्थान करने से पहले किंगलान ने कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया और कहा, अगर किंगलान के लिए कभी भी यंग मास्टर और मिस बाय की मदद करने का कोई तरीका होगा, तो मैं अपनी जान की कीमत पर भी संकोच नहीं करूंगा। मो हुआ ने हाथ हिलाकर कहा, बहन किंगलान, आप बहुत गंभीरता से बोल रही हैं। ... किंगलान को विदा करने के बाद एल्डर सू अगले दिन उससे मिलने आए। एल्डर सू ने मो हुआ के लिए चखने के लिए कुछ बढ़िया चाय लाई। दोनों आंगन में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। हल्की हवा बह रही थी। हवा चाय से नम और सुगंधित थी। एल्डर सू ने माफी मांगते हुए कहा, युवा सज्जन, मुझे खेद है, मुझे नहीं पता था कि लू परिवार के मुखिया लू चेंगयुन की इतनी क्रूर महत्वाकांक्षा थी। उसकी जबान बेलगाम थी और इसी वजह से आप, युवा सज्जन, उसकी साजिश में फंस गए। बैकवोट। ये ठीक है, ये ठीक है। मो हुआ को कोई आपत्ति नहीं थी। यदि लू चेंगयुन ने अपने विचारों पर काम नहीं किया होता, तो वह भी आध्यात्मिक धुरी संरचना के बारे में नहीं सीख पाता, चिंतन मानचित्र को समाप्त नहीं कर पाता और दक्षिण यू शहर के ज़ोंबी प्लेग को पूरी तरह से हल नहीं कर पाता, न ही खदानों के पुनर्निर्माण में उनकी मदद कर पाता। दक्षिण यू शहर के लुटेरे किसानों को भी कष्ट सहना पड़ा। मो हुआ भी मूलतः एक ढीला साधक था और उसे अभी भी अपनी माँ के शब्द याद थे। यदि आप किसी ऐसे भटके हुए किसान से मिले जो जीवनयापन के लिए संघर्ष कर रहा हो, तो अपनी क्षमतानुसार उसकी सहायता करें। एल्डर सू ने आह भरते हुए कहा, युवा सज्जन, आपका हृदय सचमुच बहुत बड़ा है। हालांकि एल्डर सू की चापलूसी हमेशा थोड़ी अजीब लगती थी, फिर भी मो हुआ इसे सुनकर काफी प्रसन्न होता था। मो हुआ के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखकर कि मो हुआ को उससे कोई शिकायत नहीं है, एल्डर सू का दिल शांत हो गया। परिणामस्वरूप वातावरण बहुत गर्म हो गया। वे दोनों हमेशा की तरह फॉर्मेशन एरे के बारे में बातें करते रहे और सांसारिक मामलों पर बात करते रहे। बातचीत करते करते बातचीत जिन्हुआ स्ट्रीट और 100 फ्लावर टॉवर पर आ गई। एल्डर सू ने अपना आभार व्यक्त किया। जिन्हुआ स्ट्रीट पर जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर हैरान हो गया। जिन्हुआ स्ट्रीट को ध्वस्त कर दिया गया है, एल्डर, इसलिए आप अब संगीत सुनने के लिए 100 फ्लावर टॉवर नहीं जा सकते, है ना?
आप इसके लिए मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। एल्डर सू का चेहरा लाल हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं वास्तव में परिचित नहीं हूँ। मुंह हुआ को स्पष्टतः उस पर विश्वास नहीं हुआ। मुंह हुआ की आंखों में गहरी नजर देखकर एल्डर सू को पता चल गया कि वह सब कुछ जानता है और अब कुछ भी नहीं छिपाता, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति उदास हो गई। संगीत कानों को सुकून देता है और महिलाएं आंखों को सुकून देती हैं। इसे न सुन पाना या न देख पाना सचमुच एक अफसोस की बात है। लेकिन ये तो बस छोटी मोटी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, इनका कोई खास महत्व नहीं है। मैं इससे भी अधिक यही आशा करती हूँ कि इस दुनिया में किसी को भी धूल में भटकते हुए जीवन नहीं जीना पड़ेगा और किसी भी युवती को शुइशेन की तरह दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुंह हुआ अचंभित रह गया, फिर उसने अपना चाय का कप उठाया और धीरे से कहा, मैं बुजुर्ग के सम्मान में शराब के स्थान पर यह चाय पीऊंगा। हंसी और आंसुओं के बीच फंसे बुजुर्ग सू ने फिर भी अपना कप उठाया और मुंह हुआ के साथ चाय पी। दक्षिण यू शहर का मामला लगभग समाप्त हो चुका था। खदानें बनाई गईं तथा संरचना सारणी को पूर्ण किया गया। दक्षिण यू शहर के खनन साधक अब अपने स्वयं के प्रयासों से आत्मा पत्थर अर्जित कर सकते हैं, जीविका चला सकते हैं और एक स्थिर और सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। इसके अलावा अनगिनत लाशों को भी जलाना पड़ा। ताओवादी न्यायालय का शव दहन प्रारूप बनाया गया था। शव दहन संरचना एक संयुक्त संरचना थी जो कब्रिस्तान की पहाड़ी के ऊपर बनी थी और कई अग्नि श्रृंखला एकल संरचनाओं से मिलकर बनी थी और एक विशाल क्षेत्र को कवर करती थी। सक्रिय होने पर लपटें ऊपर की ओर उठती थीं, जिससे पूरी कब्रिस्तान पहाड़ी लाल रंग की हो जाती थी, मानो वह एक ज्वलंत पर्वत बन गई हो। दक्षिण यू शहर के सभी लाशें अंतिम संस्कार के लिए कतार में खड़ी थीं। मुंह हुआ ने चलती लाशों को नियंत्रित किया, उन्हें लाश जलाने वाली संरचना में समूहों में ले गया, उनके शरीर को जला दिया, लाश क्यूई को नष्ट कर दिया और लाश के जहर को खत्म कर दिया। सभी लाशों का अंतिम संस्कार करना पड़ा। इस प्रक्रिया में काफी समय लगा और एकमात्र ऐसा प्राणी जिसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया वह छोटा सा ज़ोंबी। इसने कोई रक्तपात नहीं किया था, कोई बुरा काम नहीं किया था और यहाँ तक कि मुंह हुआ की मदद भी की थी। मुंह हुआ ने करुणा की भावना के साथ एक संरचना क्रम स्थापित किया, उसकी लाश को बाहर निकाला और उसे कब्रिस्तान में एक एकांत लेकिन शांत छोटी पहाड़ी पर दफना दिया। पहाड़ी उजाड़ थी, फिर भी शांत थी, किसी के द्वारा भी उसे परेशान नहीं किया गया था। जब शाम होती और सूरज पश्चिम में डूबता तो उसकी आभा पहाड़ी पर और उस छोटी सी कब्र पर फैल जाती जिसे मुंह हुआ ने उस नन्हे जीव के लिए बनवाया था। दफन टीले के ऊपर शव दहन संरचना की लपटें भयंकर रूप से धधक रही थीं। छोटे छोटे ज़ॉम्बी के अलावा सभी चलने वाले शवों, लौह शवों, जिनमें शव राजा भी शामिल था, को शव दहन संरचना के भीतर पूरी तरह से शुद्ध किया जाना था तथा जो बुराई फैलाई गई थी उसे मिटाना था। चलती लाशें बहुत अधिक थीं, इसलिए दाह संस्कार के बाद उनकी राख को अधिकतर एक साथ ही दफना दिया गया। लू परिवार पर छापा मारा गया और वह अस्तव्यस्त हो गया। लौह शवों के बीच लू परिवार के बुजुर्गों की उपेक्षा की गई। जलाने के बाद उन्हें बेतरतीब ढंग से एक साधारण टीला बनाकर दफना दिया गया। किसी ने उन्हें सम्मान नहीं दिया और कुछ तो उन्हें नीची नजर से देखते थे। जब भी दक्षिण यू शहर के साधक वहां से गुजरते वे कब्रों पर थूक देते। अन्य परिवारों या संप्रदायों के कुछ नींव निर्माण साधकों को दाह संस्कार के बाद उनके पूर्वजों की कब्रों में दफना दिया जाता था। मुंह हुआ ने माइनर हिडन स्पिरिट संप्रदाय के पूर्व बुजुर्गों की अस्थियों की राख को भी गंभीरतापूर्वक एकत्र किया। बाद में इन्हें उचित अंतिम संस्कार के लिए प्रशिक्षक यान को सौंप दिया गया। आध्यात्मिक धुरी संरचना सीखने के बाद मुझे लघु गुप्त आत्मा संप्रदाय से एक अनुग्रह प्राप्त हुआ, इसलिए मैं भी हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता था। शव जलाने का क्रम 10 दिनों से अधिक समय तक जारी रहा, जिसमें सभी चलने वाले और लोहे के शवों को जला दिया गया, जब तक कि केवल शव राजा ही शेष न रह गया। लेकिन लाश राजा को जलाया नहीं जा सका। यद्यपि कॉपरस्किन को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त कंपाउंड फॉर्मेशन की आग द्वितीय श्रेणी की थी, जिसकी लपटें इतनी तीव्र थीं कि वे पिघले हुए लोहे के समान थीं, फिर भी यह कॉपरस्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। लाश राजा अपनी आंखें बंद किए, दोनों हाथों को छाती पर रखे, उठती लपटों के बीच खड़ा रहा और भीषण आग को जलने दिया। उसके तांबे जैसे लाल शरीर पर जलने का कोई निशान नहीं था। कई दिन बीत गए और शव राजा का शरीर भीषण आग से अप्रभावित रहा। यांग जिशान ने भौहें चढ़ाईं। भीड़ के चेहरे पर गंभीरता थी। ये ट्रिक 60 साल की उम्र में भी बढ़ाती है सेक्स क्षमता और टाइमिंग। स्ट्रॉन्गमन जानकार किसान तो और भी अधिक आश्चर्यचकित थे।
लाश राजा एक ताओवादी दानव की आपदा थी। इसमें ताओवादी दानव में विकसित होने की क्षमता थी और यह अत्यंत कष्टकारी था। अब चूंकि यह मुहुआ के अधीन हो चुका था, ताओवादी दानव बनने की संभावना खो चुका था और अस्थायी रूप से निद्रा में था। फिर भी यदि इसे नहीं मारा गया तो कोई नहीं कह सकता था कि बाद में इसमें विकृत परिवर्तन हो सकता है या नहीं। यांग जिशान और अन्य लोगों ने विभिन्न तरीके आजमाए। आध्यात्मिक कलाकृतियां, मंत्र, रून और यहाँ तक कि अन्य अधिक शक्तिशाली द्वितीय श्रेणी संरचनाएं, लेकिन अधिक से अधिक उन्होंने केवल शव राजा के शरीर को नुकसान पहुंचाया, उसे पूरी तरह से भस्म करने में असमर्थ रहे। विकल्पों की कमी के कारण यांग जिशान के पास मोहुआ की तलाश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे उम्मीद थी कि मोहुआ के पास कोई समाधान होगा। शव दहन कार्यक्रम का प्रबंधन ताओवादी न्यायालय द्वारा किया गया था और मोहुआ ने इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने केवल लाश राजा को लाश जलाने वाली संरचना में प्रवेश करने के लिए नियंत्रित किया तथा शेष को अकेला छोड़ दिया। अब जब यांग जिशान ने उनसे पूछा तो मोहुआ ने स्थिति की जांच करने के लिए एक विशेष यात्रा की। कब्र के टीले के ऊपर आग की लपटें आग के समुद्र की तरह थीं और शव राजा इस अग्नि सागर में डूब गया। उसका शरीर तीव्र लपटों से अछूता रहा। मोहुआ ने भी उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तार्किक रूप से कहें तो द्वितीय श्रेणी संरचना की शक्ति के साथ इतने लंबे समय तक शोधन के बाद भले ही लाश राजा एक तांबे की लाश थी, इसे तांबे के पानी के एक कुंड में पिघल जाना चाहिए था। मोहुआ ने अधिक ध्यान से देखने के लिए अपनी दिव्य इंद्री को मुक्त किया। एक क्षण बाद उसने देखा कि लाश राजा के चारों ओर एक धुंधला ताओवादी अर्थ लिपटा हुआ था। एक तांबे की लाश लाश जलाने वाली संरचना के दहन का विरोध नहीं कर सकी, लेकिन ये लाश राजा सिर्फ एक तांबे की लाश नहीं थी, यह एक लाश राजा भी था। ताओवादी अर्थ की यह धारा महान दाओ के ताओवादी अर्थ से समानता रखती थी, जिसे मोहुआ ने पहले पृथ्वी से महसूस किया था। हालांकि यह विकृत, उत्परिवर्तित, क्रूर और विकृतिपूर्ण था। यह ताओवादी दानव का विकृत ताओवादी अर्थ था। यह ताओवादी दानव का स्रोत था। यह विकृत ताओवादी अर्थ शव राजा के शरीर को शुद्ध होने से रोकता था और शव राजा की स्वायत्त चेतना के उद्भव को भी बढ़ावा देता था। जैसे ही मोहुआ ने ताओवादी अर्थ के इस धागे को स्पष्ट रूप से समझा, लाश राजा ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें काली और खाली थीं, जो मोहुआ को ठंडी निगाहों से देख रही थीं। उसी समय मोहुआ के चेतना सागर में एक भयंकर प्रेत प्रकट हुआ। यह प्रेत लाश राजा था, तथापि पूरी तरह से लाश राजा नहीं था। उसके चारों ओर एक धुंधली, रहस्यमयी और भयावह हवा फैली हुई थी, जो गहरी घृणा और आक्रोश से भरी हुई थी और मोहुआ को शत्रुता की दृष्टि से देख रही थी। यह एक ताओवादी दानव की हवा थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने भाग्य को विफल करने के लिए मोहुआ के प्रति विषैला आक्रोश पाल रहा था। मोहुआ शांत भाव से उस ओर देखता रहा। जब लाश राजा मोहुआ की नजरों से मिला तो अपने क्रूर रूप के बावजूद वह अचानक अंदर से भयभीत दिखाई दिया। उसके जहरीले व्यवहार के नीचे गहरा डर छिपा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्रूर नौकर अपने मालिक को खा जाना चाहता हो, लेकिन उसके मन में जो दुर्भावना थी वह मालिक को पता चल गई। इसलिए इसके भयंकर बाहरी आवरण के नीचे छिपी हुई कायरता थी। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, सोने से पहले करे ये काम, मोहुआ ने अपने दिल में समझ लिया। शव राजा ने उसके सामने समर्पण कर दिया था और स्वाभाविक रूप से उसके भीतर का ताओवादी अर्थ भी उससे डरता था। वह मालिक को खा जाना चाहता था। केवल गुरु को खाकर ही ताओवादी अर्थ विकसित हो सकता था और शव राजा एक ताओवादी दानव में विकसित हो सकता था। लेकिन जब तक वह मालिक को खा नहीं सकता था, उसे उसके आदेशों का अक्षरशः पालन करना पड़ता था। चूंकि उसे उसकी आज्ञा माननी थी, इसलिए चीजें आसान हो गईं। मोहुआ की आंखें ठंडी हो गईं और उसने एक अडिग, बर्फीली आवाज में आदेश दिया, दुष्ट जानवर, मर जा। यांग जिशान और अन्य लोग ये शब्द सुनकर कांप उठे और लाश राजा की आंखों में आतंक छा गया। जब स्वामी मृत्यु का आदेश देता है तो उसके सेवक को मरना ही पड़ता है। जैसे ही मोहुआ ने आदेश दिया, लाश राजा के भीतर का ताओवादी अर्थ एक भयंकर लाश की छाया में बदल गया, जिसकी आंखें लाल और चेहरा क्रूर था। वह मुड़ी, चीखी और चिल्लाई, लेकिन चाहे वह कितना भी अनिच्छुक हो या कितना भी संघर्ष करे, उसे महान दाओ के नियमों के अनुसार मोहुआ के मरने के आदेश का पालन करना ही था। धीरे धीरे उसका आकार फीका पड़ गया और ताओवादी दानव का वातावरण समाप्त हो गया। इसके साथ ही शव राजा ने दहाड़ लगाई। शव दहन दल की लपटें आसमान तक पहुंच गईं और देखने वालों की विस्मयकारी निगाहों के सामने मांस मुरझा गया, चेहरा मुरझा गया और प्रचंड अग्नि ने धीरे धीरे उसे राख में बदल दिया।
लाश राजा सचमुच मर गया। किसानों ने मोहुआ की ओर भय भरी आंखों से देखा। 10,000 लाशों का स्वामी, एक ताओवादी दानव का अवतार, वास्तव में मोहुआ के एक आदेश के कारण ही मर गया। लेकिन ये कैसे हुआ, इस बारे में भीड़ को कुछ भी पता नहीं था। वे पूछना चाहते थे, लेकिन उस समय मोहुआ की प्रभावशाली उपस्थिति के कारण वे रोके हुए थे, क्योंकि उसने लाश राजा को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया था, और वे पूछताछ करने का साहस नहीं कर सके। केवल दुबले पतले बुजुर्ग के चेहरे पर गंभीर भाव था तथा वह विचारशील भाव दिखा रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, लाश राजा के मर जाने के बाद लाशों से जुड़ी परेशानियां सचमुच खत्म हो गई थीं। इस मामले को अंततः बंद माना जा सकता है। सभी ने राहत की सांस ली। इन दिनों के उतार चढ़ाव, लगातार जिंदगी और मौत की जद्दोजहद और कई अप्रत्याशित बदलावों के बीच वे मौत के कगार पर मंडरा रहे थे और उन्होंने हड्डियां कंपा देने वाले और अकल्पनीय दृश्य देखे थे। अब वे आखिरकार अपना बोझ हल्का कर सकते थे और आराम कर सकते थे। मोहुआ ने भी राहत की सांस ली। वह मुड़ा और हल्के कदमों से चला गया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसका दिल अचानक धड़कना बंद हो गया। अंधेरे में उसे एक पूर्वाभास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई भयंकर चीज घर कर गई हो। ये चीज विकृत और क्रूर थी, ताओवादी अर्थ की तरह, लेकिन अत्यंत विकृत, लाश राजा के नीच विचारों के समान, घृणा से भरी हुई और उसे धमकी भरे अंदाज में घूर रही थी। फिर भी जैसे ही वह उसे देखने का प्रयास करता, वह मानो चौंक कर बिना किसी निशान के गायब हो जाती, उसके छिपने का स्थान अज्ञात होता। यह अनुभूति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि लाश राजा पर उत्परिवर्तित ताओवादी अर्थ की थी। लेकिन क्या ये पहले ही खत्म नहीं हो चुका है? मोहुआ ने आश्चर्य से कहा। ताओवादी दानव के बारे में चिंतित मोहुआ को अधिक सतर्क रहना पड़ा। वापस लौटने पर उन्होंने श्री जुआंग से सलाह मांगी। गुरुजी, लगता है कि मरा हुआ ताओवादी दानव मुझसे चिपक गया है। श्री जुआंग कुछ आश्चर्यचकित हुए, फिर भी अचंभित नहीं हुए। अपनी बांस की कुर्सी पर आराम से बैठे हुए उन्होंने इत्मीनान से कहा, आपने इसके ताओवादी दानव बनने के अवसर को नष्ट कर दिया, इसलिए निश्चित रूप से यह आपसे घृणा करता है, और इस प्रकार इसका ताओवादी अर्थ आपके कारण और प्रभाव में विलीन हो गया है। कारण और प्रभाव में विलीन? मोहुआ को समझ नहीं आया। श्री जुआंग ने तब समझाया, दुनिया में हर चीज का अपना कारण और प्रभाव होता है। घास और पेड़ों से लेकर हरपे और पैक तक कोई भी कारणता के दायरे से बच नहीं सकता है। मोहुआ को लगा कि वह श्री जुआंग की व्याख्या समझ गया है, लेकिन गहराई से सोचने पर वह अभी भी उलझन में था। श्री जुआंग ने आह भरते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो, कारण और प्रभाव महानताओं के नियम का ही एक रूप है। हर चीज अपने नियमों के अनुसार चलती है, यही कार्य कारण है। लोगों के साथ भी यही स्थिति है। किसी व्यक्ति के पिछले कर्म, विचार और इच्छाएं सभी कार्य कारण के चक्रों द्वारा निर्मित होते हैं, और किसी व्यक्ति का समस्त अतीत ही कारण बनता है, और बाद में जो कुछ भी घटित होता है वह उन अतीत के कारणों पर आधारित प्रभाव बनाता है। इसलिए कारण और प्रभाव भी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण करते हैं। अतीत का भाग्य निश्चित है, अपरिवर्तनीय है, लेकिन भविष्य का भाग्य आपके पिछले जीवन पर आधारित असंख्य परिवर्तनों के अधीन है। मोहुआ को अचानक कुछ समझ आ गया और उसने सिर हिला दिया। श्री जुआंग ने मोहुआ की ओर देखा। उनकी आंखों में आशा की चमक थी। जहां तक कार्य कारण के मामलों की बात है, यह अच्छी बात है कि अब तुम उन्हें समझ गए हो। बहुत अधिक सोचना व्यर्थ है। जब आपकी दिव्य अनुभूति अधिक प्रबल हो जाती है, आपके अनुभव अधिक विविध हो जाते हैं तथा महान दाव, संरचना और सभी चीजों के बारे में आपकी समझ अधिक गहन हो जाती है, तब आप आगे अध्ययन कर सकते हैं। मोहुआ खुद को ये पूछने से नहीं रोक सका, गुरुजी, क्या ये कारण और प्रभाव वाली बात सचमुच उपयोगी है? श्री जुआंग ने कहा, ये बेकार हो सकता है, लेकिन यह अत्यंत उपयोगी भी हो सकता है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कितनी गहराई से समझते हैं। मोहुआ की आंखें चमक उठी जब उसने पूछा, गुरुजी, तो ताओवादी दानव मेरे कारण और प्रभाव में प्रवेश कर रहा है। क्या यह अच्छी बात है या बुरी बात है? श्री जुआंग ने कहा, यह अच्छी बात नहीं है। मोहुआ को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। श्री जुआंग ने कहा, लेकिन यह आवश्यक रूप से बुरी बात भी नहीं है। मोहुआ अपना मुंह खोले बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। गुरुजी, आपने जो कहा है वह कुछ न कहने के बराबर है। श्री जुआंग ने मोहुआ के सिर पर धीरे से थपथपाया और हंस पड़े। इस दुनिया में हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। दुर्भाग्य और सौभाग्य साथ साथ चलते हैं। पुनर्तः अच्छा या बुरा जैसी कोई चीज नहीं होती। तो मुझे क्या करना चाहिए? मोहुआ ने पूछा।
श्री जुआंग ने उदासीनता से कहा, बस अपना हृदय सामान्य रखो, अपने ताओवादी हृदय को थामे रहो, और चिंता या भय की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में सोचो भी मत, एक बार तुम्हारी दिव्य भावना शक्तिशाली हो गई तो सब कुछ आसानी से हल हो जाएगा। मोहुआ की आंखें चमक उठी, श्री जुआंग के पिछले शब्दों को याद करते हुए। अगर ताओवादी हृदय निर्मल है और ईश्वरीय विचार प्रबल है तो कोई भी बुराई आक्रमण नहीं करेगी। क्या ये सही है गुरु? और कहानियां एम्पायर पर पड़े। श्री जुआंग ने स्वीकृति में सिर हिलाया। इस प्रकार मोहुआ ने अपनी चिंताएं छोड़ दी। हालांकि उन्होंने श्री जुआंग की झुकी हुई निगाहों में गंभीरता नहीं देखी। जैसे ही मोहुआ विदा लेने के लिए खड़ा हुआ, श्री जुआंग ने अचानक कहा, मोहुआ। मोहुआ ने कुछ उलझन के साथ श्री जुआंग को देखा। श्री जुआंग ने पूछने से पहले एक क्षण रुककर कहा, यह परिवर्तित ताओवादी अर्थ आपके कार्य कारण में कैसे विलीन हो गया? मोहुआ ने एक पल सोचा और फिर सच्चाई से जवाब दिया, ऐसा लगता है कि मैंने इसे मरने का आदेश दिया था और इसने मरने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हुआ, और फिर यह मुझसे नफरत करने लगा। श्री जुआंग की निगाहें जम गईं, उनकी आस्तीन में छिपी उंगलियां कांपने लगीं और उनका दिल धड़कने लगा। आपने इसे मरने का आदेश दिया? हाँ, मोहुआ ने सिर हिलाया और चिंतित होकर पूछा, मास्टर, क्या कोई परेशानी है? श्री जुआंग की आंखें रहस्यमय हो गईं और वह मंद मंद मुस्कुराए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस याद रखो कि मैंने अभी तुम्हें क्या बताया है। ठीक है गुरुजी, यदि मास्टर ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो संभवतः इसमें कुछ भी गलत नहीं था। मोहुआ प्रसन्नतापूर्वक और सहजता से चला गया। मोहुआ के जाने के बाद श्री जुआंग ने गहरी सांस ली और भौहें सिकुड़ी। बूढ़े कुई की आकृति प्रकट हुई और उसने धीमी आह भरते हुए कहा, बहुत बोल्ड। असामान्य रूप से श्री जुआंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सहमति में सिर हिलाया। हाँ, बहुत बोल्ड। वास्तव में एक ताओवादी दानव को मरने का आदेश देना अज्ञान के कारण निडर और परेशान करने वाली बात यह है कि ताओवादी दानव ने सचमुच मरने के अपने आदेश का पालन किया। श्री जुआंग ने असहाय होकर कहा, लाश राजा कोई ताओवादी दानव नहीं था। शव राजा को घुटने टेकने पर मजबूर करना तो बस एक महान कारण कार्य संबंध को छूना था, लेकिन अब जब उसने सीधे एक ताओवादी दानव को मरने का आदेश दिया तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने इस महान कारण कार्य संबंध को पूरा निगल लिया हो। सचमुच बेतहाशा दुस्साहस। बूढ़े कुई ने श्री जुआंग की ओर तिरस्कारपूर्वक देखा, क्या तुम्हें पहले इतना गर्व नहीं था? अब पछतावा हो रहा है। हम क्या करें? बैकवोट बैकवोट बैकवोट। जुआंग ने आह भरी। उसने अनुमान लगाया था कि लाश राजा के वश में होते ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। फिर भी अप्रत्याशित रूप से अंतिम क्षण में जटिलताएं उत्पन्न हो गईं। यदि उसे पता होता तो वह अपना अभिमान त्याग देता और दिखावा नहीं करता, मोहुआ को और अधिक चेतावनियां जारी करता तथा उसे बेकार के मामलों से दूर रहने के लिए कहता। ताओवादी दरबार के लोगों को शव राजा के दाह संस्कार की चिंता करने दीजिए। बूढ़ी कुई ने भौहें चढ़ाकर कहा, हालांकि भले ही ताओवादी दानव को कारण और प्रभाव में एकीकृत किया गया हो, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? यह एक सच्चा ताओवादी दानव नहीं है, बल्कि विकृत ताओवादी अर्थ का एक धागा है। समस्या यही है। श्री जुआंग ने आह भरी। मोहुआ ताओ को सिद्ध करने वाली दिव्य भावना के मार्ग पर चल पड़ा है। एक बार जब उसकी दिव्य भावना पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाएगी और ब्रह्मांड के बारे में उसकी समझ गहरी हो जाएगी, तो वह अनिवार्य रूप से अपने ताओवादी अर्थ को पोषित करेगा। लेकिन ताओवादी दानव की आभा की उपस्थिति के साथ कारण और प्रभाव में उलझा हुआ है। अब वह जो साधना कर सकता है वह ताओवादी अर्थ नहीं हो सकता, बल्कि उसका अपना मांस और रक्त उसके भीतर ताओवादी दानव को पोषित कर सकता है। ये सुनकर बूढ़ी कुई का चेहरा कुछ पीला पड़ गया। ताओवादी दानव का अवतार बनना, तब वह वास्तव में एक दानव प्रमुख बन जाएगा जो गुई ताओ के लोगों से भी अधिक भयानक होगा। बूढ़े कुई ने भौहें चढ़ाईं और कहा, ये बच्चा मोहुआ पवित्रता और स्पष्टता का स्वभाव रखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? अब तो ऐसा ही लगता है। श्री जुआंग धीरे से लेट गए। उनकी आंखें अनिश्चित थीं, लेकिन भविष्य के बारे में कौन निश्चित हो सकता है, विशेष रूप से अब जबकि वह अभी भी युवा है और अपने मन को विचलित होने से बचा सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होगा और ज्यादा अनुभव प्राप्त करेगा, ये लाजिमी है कि उसका मन तरह तरह के विचारों से भर जाएगा। अगर भावनाओं के कारण उसकी भावनाएं बदल जाएं और कोई विचार शैतानी हो जाए तो। श्री जुआंग की आवाज धीरे धीरे धीमी होकर सुनाई देना बंद हो गई।
बूढ़े कुई ने अपनी भौहें उठाई। क्या आप बाई परिवार की बात कर रहे हैं? श्री जुआंग ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन विस्तार से कुछ नहीं बताया। हालांकि दोनों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। दोनों बच्चों के बीच साझा दैनिक जीवन ने भले ही भोलेपन और अस्पष्ट स्नेह को बढ़ावा दिया हो, लेकिन इन दोनों बुजुर्गों ने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। बाई परिवार। श्री जुआंग ने तिरस्कार के भाव से अपना सिर हिलाया, फिर भी उनकी आंखों में गहरी सतर्कता झलक रही थी। बूढ़ी कुई की अभिव्यक्ति इतनी ठंडी और गंभीर थी मानो वह पत्थर से उकेरी गई हो। बाई परिवार की गहराई सचमुच अथाह थी। दूर तक देखते हुए श्री जुआंग ने आह भरी, ये बच्चा महुआ अत्यंत ईमानदार और भावुक व्यक्ति है। जितना अधिक वह ऐसा करता है, उतनी ही आसानी से उसे चोट पहुंचती है। उस छोटी लड़की के बिना भी उसके माता पिता या दोस्तों से जुड़ी कोई दुर्घटना उसके स्वभाव में समान रूप से बदलाव ला सकती है। बूढ़े कुई ने अपनी भौहें सिकुड़ी और सिर हिलाने से पहले श्री जुआंग की ओर देखा। मैं इससे असहमत हूं। बच्चे का स्वभाव भले ही सीधा हो, लेकिन वह कठोर नहीं है। वह चतुर है, कभी कभी चालाक भी। उसके विचार गहन हैं और वह अनुकूलन करना जानता है। उसे ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचना चाहिए। आशा करते हैं कि ऐसा ही हो। श्री जुआंग ने आह भरी। क्या तुम उसे यह बात स्पष्ट नहीं करोगे? बूढ़ी कुई ने पूछा। अगर मैं समझा भी दूं तो भी यह व्यर्थ होगा। श्री जुआंग ने अपना सिर हिलाया। ताओवादी दानव और ताओवादी अर्थ जैसे मामलों के बारे में स्पष्ट रूप से बात करने से उसके विचार बाधित हो सकते हैं और उसकी मनस्थिति खराब हो सकती है। उसे यह विश्वास दिलाना बेहतर है कि एक स्पष्ट ताओवादी हृदय के साथ वह सभी बुराइयों से अछूता रहेगा। केवल अपने दिव्य विचारों के विकास पर ध्यान केंद्रित करके वह वास्तव में सभी बुराइयों से मुक्त हो सकता है। आखिरकार उसे जो करने की जरूरत है वह वही है, अपनी दिव्य भावना को पूर्णता तक विकसित करना, बिना किसी बाधा के और अधिक तत्परता से आगे बढ़ना। बूढ़ी कुई ने थोड़ा सिर हिलाया। श्री जुआंग ने सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और एक क्षण बाद, मानो उन्हें कोई रहस्योद्घाटन हुआ हो, उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, इसके अलावा यह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। बूढ़े कुई ने उसके विचारों को प्रतिध्वनित करते हुए धीरे से कहा, आपका मतलब है गुई ताओ के लोग, दानव संप्रदाय के साधक जो गुई ताओ का अभ्यास करते हैं। आपको उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए, अटकलें नहीं लगानी चाहिए और उनके वर्जित नामों का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर भी बूढ़े कुई ने कोई चिंता नहीं दिखाए और सीधे गुई ताओ के लोगों का नाम पुकारा। उनके आसपास एक भी असामान्यता नहीं थी। श्री जुआंग ने सिर हिलाया, उनकी नजर गहरी थी। ताओवादी दानव का रूप है, आत्मा है। लाश राजा एक ताओवादी दानव का भ्रूण था और जब उसका रूप नष्ट हो गया और उसकी आत्मा मर गई, तो ताओवादी दानव की आभा का आक्रोशपूर्ण अवशेष कारण और प्रभाव के साथ विलीन हो गया। कारण और प्रभाव के स्तर पर ताओवादी दानव लगभग अविनाशी है और उससे निपटना अत्यंत कठिन है। यहां तक कि मेरे बड़े भाई के लिए भी यही स्थिति है। लेकिन मुहुआ के लिए ये थोड़ा अलग है। हालांकि यह आंशिक रूप से भाग्य का खेल था, लेकिन उसने ताओवादी दानव को स्वयं ही वश में कर लिया तथा उसे मरने का आदेश दिया। मुहुआ ताओवादी दानव का गुरु है। ताओवादी दानव मुहुआ के कारण और प्रभाव के भीतर छिपा है, निश्चित रूप से एक प्रतिशोधी भावना को आश्रय दे रहा है, जो अपने स्वामी को निगलने की हताशा में है। लेकिन जब तक वह अपने स्वामी को नहीं खा सकता, उसे उसकी रक्षा करनी होगी। इस प्रकार यह एक दोधारी तलवार है। अंदर की ओर मुड़ने पर यह मुहुआ के ताओवादी अर्थ को भ्रष्ट कर सकता है, लेकिन बाहर की ओर मुड़ने पर यह वास्तव में उसे कारण और प्रभाव के भीतर अजेय बना सकता है, क्योंकि उसके भाग्य में एक अत्यंत घृणित और भयावह ताओवादी दानव छिपा हुआ है। चूंकि ताओवादी दानव परम दुष्ट है, इसलिए वह सभी बुराइयों के लिए अजेय हो जाता है। श्री जुआंग की निगाहें तेज थीं। बूढ़ी कुई को अंदर से धक्का लगा। यदि वास्तव में ऐसा होता तो मुहुआ, ये प्रतीत होता है कि छोटा सा साधक वास्तव में स्वर्गीय गुप्त गणना के भीतर एक महान आतंक हो सकता था। एम्पायर पर छिपी हुई सामग्री खोजें। उसका भाग्य ताओवादी दानव एक अथाह, अमूल्य और अलंघनीय रसातल के साथ छिपा हुआ है। मुहुआ के लिए कार्य कारण और भाग्य के मामले पूरी तरह से अज्ञात थे। उसे केवल एक ही वाक्य याद था, एक दृढ़ ताओवादी हृदय के साथ कोई भी बुराई आक्रमण नहीं करेगी। जब तक वह संरचनाओं को सीखने पर ध्यान केंद्रित करता रहेगा, महान ताओ को समझता रहेगा और अपने ताओवादी हृदय में दृढ़ रहेगा, अपनी दिव्य भावना को निरंतर उसकी चरम शक्ति तक परिष्कृत करता रहेगा, गहन विचारों और सभी चीजों के सिद्धांतों को भेदने वाली अंतर्दृष्टि के साथ, तब तक सभी दुष्ट आत्माएं कोई खतरा पैदा नहीं कर पाएंगी।
मोहुआ ने पहले की तरह ही साधना और संरचनाएं सीखना जारी रखा। लेकिन ताओवादी दानव ने स्पष्ट रूप से हार मानने से इनकार कर दिया। शव राजा की छाया कभी कभी उसकी चेतना के सागर में अस्पष्ट रूप से प्रकट होती थी, उसकी निगाहें रक्त लाल होती थीं और वह क्रूर भाव से मोहुआ को देखती रहती थी। इस प्रकार का अस्तित्व झांग परिवार के पैतृक गुरु के छोटे हरे चेहरे वाले भूत और दिव्य विचार शरीर से पूरी तरह से अलग था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह अस्तित्व में है, फिर भी अस्तित्वहीन है। प्रत्यक्षतः वास्तविक, फिर भी भ्रामक। ये वास्तविक दिव्य विचार नहीं लग रहा था, और जैसा कि श्री झुआंग ने कहा था, यह अतीत में बसे कर्म के विचार जैसा था। लाश राजा की छाया बार बार दिखाई देती थी। पहले तो मोहुआ कुछ आश्चर्यचकित और चिंतित हुआ, लेकिन फिर उसे श्री झुआंग के शब्द याद आ गए। बस अपना धैर्य बनाए रखें, अपने ताओवादी हृदय को दृढ़ता से थामे रखें। आपको चिंता करने या डरने की जरूरत नहीं है, आपको इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। और इसलिए मोहुआ इसके प्रति उदासीन हो गया। चेतना के सागर में शव राजा सिर्फ एक तांबे का शव था। उसने पहले भी कॉपर कॉप्स को मार डाला था। झांग परिवार के पैतृक स्वामी को उसने निगल लिया था। हालांकि यह कुछ के विरुद्ध कई लोगों की स्थिति थी और कुछ हद तक अपमानजनक थी, लेकिन अब यह अलग था। अब वह दिव्य ज्ञान की 13 पट्टियों के शिखर पर था, जो कि वह पहले कभी नहीं था। यहां तक कि एक निष्पक्ष लड़ाई में आमने सामने वह झांग परिवार के पैतृक गुरु के अवतार कॉपर कॉपस को वश में कर सकता था। और इस लाश राजा को उसने एक बार स्पिरिट पिवट फॉर्मेशन के साथ नियंत्रित किया था। जीवन में यह उनके आदेश के अधीन था, मृत्यु में यह उसके हाथ की हथेली से बच नहीं सका। मोहुआ को कार्य कारण के मामलों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अज्ञानता से किसी भी बात का डर नहीं, अज्ञानता के कारण कोई भय नहीं था, और निर्भयता के कारण मोहुआ की दिव्य भावना अडिग थी, उसकी आभा मजबूत थी। वह ताओवादी दानव की सांस से सराबोर इस शव राजा की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लाश राजा ने दहाड़ लगाई। मोहुआ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे परेशान मत करो। मोहुआ द्वारा डांटे जाने पर लाश राजा सहज रूप से कांप उठा, फिर क्रोधित हो गया। उसकी निगाहें भयंकर थीं, लेकिन वह वास्तव में कुछ नहीं कर सका और केवल फिर से धीरे से गुर्राया, अनिच्छा से पीछे हट गया। हर समय मोहुआ के दिमाग में लाश राजा की छवि उभर आती थी, लेकिन मोहुआ ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अक्सर तिरस्कार से भरा हुआ, कभी कभी तो उसे चले जाने को भी कह देता था। लाश राजा केवल हिंसक रूप से घूर सकता था और छाया में दुबक सकता था। उसके बाद लाश राजा का प्रकट होना कम हो गया। मोहुआ का चेतना सागर भी अधिक स्पष्ट हो गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी अपनी कार्य कारणता और भाग्य कहीं अधिक खतरनाक हो गया था। दक्षिण यू शहर की घटनाओं के बाद लाश राजा को वश में कर लिया गया। लू चेंगडियुन की मृत्यु हो गई और आत्मा धुरी संरचना सीख ली गई। अब जाने का समय भी आ गया था। जाने से पहले मोहुआ ने छोटे छिपे हुए आत्मा संप्रदाय के पिछले बुजुर्गों की राख को सोने के जड़े काले जेड कलश में दफना दिया और इसे प्रशिक्षक यान को सौंप दिया। राख को पकड़ते हुए प्रशिक्षक यान भावुक दिखे, फिर आहें और अपराध बोध के मिश्रित भाव के साथ कहा, मैं एक शिष्य के रूप में हमारे संप्रदाय के बुजुर्गों को इस आपदा से बचाने में असफल रहा। प्रशिक्षक यान की आंखें लाल हो गईं, आंसू बहने लगे और उनकी भावनाओं को शांत होने में काफी समय लगा। क्रोध, भ्रम, कठिनाई, अकेलापन और निराशा जो उसने वर्षों से महसूस की थी, उसके सीने में उमड़ पड़ी। गद्दार को न्याय के कटघरे में लाना, विरासत को पुनः प्राप्त करना, संप्रदाय का गठन, ये वे बातें थीं जिनके बारे में वह कई वर्षों तक दिन रात सोचते रहे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह दिन आएगा जब उनके सपने सच हो जाएंगे। प्रशिक्षक यान ने मोहुआ की ओर देखा, कृतज्ञता और आत्मग्लानि से भरकर। वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। इस मामले में मैं आपका आभारी हूँ। गद्दार की जांच करना, उसकी पहचान का पता लगाना, उसकी योजनाओं को विफल करना, उसे अपने खून से भुगतान करवाना, उसके स्वामी की आत्मा और स्वर्ग में माइनर हिडन स्पिरिट सेक्ट के पूर्वजों को सांत्वना देना, ये वे काम थे जो उसे स्वयं करने थे। लेकिन मोहुआ की बदौलत ये शिकायत सुलझ गई। इस मामले में लू परिवार, शव खदान, शव राजा भी शामिल थे, और यहाँ तक कि यह ताओवादी न्यायालय तक भी पहुंचा, जिससे उन्हें दमन के लिए ताओवादी सैनिकों को भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसमें कितना खतरा था, मोहुआ ने नहीं बताया, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था। ये खतरे मूलतः उसे ही उठाने थे। फिर भी वे सभी युवा मोहुआ पर टूट पड़े। उसने स्वयं भी शायद ही कुछ किया हो। शर्म से अभिभूत होकर प्रशिक्षक यान ने कहा, एक प्रशिक्षक के रूप में मुझे अपना चेहरा दिखाने में सचमुच शर्म आती है।
मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। प्रशिक्षक, आपने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। प्रशिक्षक यान आश्चर्यचकित हो गए, फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोले, तुम्हें मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं है। फिर भी मो हुआ ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह आराम नहीं है। गुरु ने मुझे पहले ही बताया था, इस दुनिया में हर चीज का अपना कारण है, हर पेय और हर चुंबन का अपना नियम है। लू चेंगयुन की अधीनता और शव विपत्ति का शमन आपके द्वारा बोए गए पुण्य के बीजों का परिणाम है, जिसके कारण ये पुण्य परिणाम सामने आया। मो हुआ ने अभी अभी श्री जुआंग से कार्य कारण की मूल बातें सीखी थी और अब वो प्रशिक्षक यान को सांत्वना देने के लिए इसका प्रयोग कर रहा था। प्रशिक्षक यान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इसका मुझसे क्या लेना देना है? बेशक ऐसा ही है, मो हुआ ने आत्मविश्वास से बताया। आपके प्रारंभिक शिक्षण के बिना शायद मैंने प्रशिक्षण का मार्ग नहीं चुना होता। आपके परिचय के बिना मैं श्री जुआंग को अपना शिक्षक नहीं बना पाता। श्री जुआंग को अपना शिक्षक बनाए बिना मैं प्रशिक्षण में इतना कुशल नहीं हो पाता, और न ही मैं उनकी खोज में हर जगह यात्रा कर पाता। और दक्षिण यू शहर जाना संरचनाओं की तलाश के लिए था, लेकिन साथ ही आपको खोजने के लिए भी था। अगर आप साउथ यू सिटी में ना होते तो मैं नहीं आता एम्पायर पर और जाने। यह आपके सुराग ही थे जिनकी वजह से मैं चरण दर चरण रहस्य को सुलझा पाया। झांकवान, लाशों के गढ़, लाशों की खान, साथ ही लू चेंगयुन और लाशों के राजा की योजनाओं के बारे में पता लगा पाया। अंततः मैं लू चेंगयुन को मारने, लाश राजा को वश में करने, लाश की आपदा को कम करने और माइनर हिडन स्पिरिट्स एक्ट की चोरी की गई विरासत को पुनः प्राप्त करने में सक्षम था। और आत्मा धुरी संरचना द्वारा लाश राजा की हत्या के साथ लू चेंगयुन को माइनर हिडन स्पिरिट संप्रदाय की विरासत के तहत मरते हुए कहा जा सकता है।